आज अभी रीड कर लो, एक बंदा रीड कर लो यार। कोई भी रीड कर लो, मैंने कराना है, डोंट वरी, तुम सिर्फ रीड कर लो ताकि लोगों को पता चले बच्चे हमारे पास हैं, हम ऐसे ही रिकॉर्डिंग नहीं करें दिमागों के साथ। कासिम तुम रीड कर लो, उस बेचारे का माइक खराब हो पड़ा है। जी सर, स्टेट व्हाट इज meant by the डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ओके। सो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ में हम कहते हैं, अब ये रट्टा लगा लो, ये बार बार आने वाली डेफिनेशन सही है। सो वेवलेंथ, सॉरी, wavelength of the wave associated associated with the particle that is moving, that is moving। और ये रट्टा लगा लो, ये डेफिनेशन बार बार आएगी। ओके आगे आ जाओ प्लीज, आगे रीड कर लो। An electron is accelerated in a vacuum from rest through potential difference of 850 voltage. Show that the final momentum of the electron is 1.6 times 10 to power minus 23 newtons per second. हम्म। अच्छा जी, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता था, लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम मोमेंटम, सही है, दिस इज अ सिंपल फार्मूला जो कि डी ब्रॉयज वेवलेंथ को शो करता है। सही हो गया। अच्छा अब इसके अंदर तुम्हें जो है उसने तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कर दिया, सही है। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को, यार सॉरी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना चाहें, सो हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई बेसिकली अब हमें ये वाला फार्मूला हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं लगा सकते, सही है। सो हम काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं एक दफ़ा फार्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ऑल्दो मैंने लेक्चर में इसको शो भी किया, ओके। सो हाफ एम वी स्क्वायर ये एक फार्मूला हो गया। मोमेंटम तो हमारे पास होता था पी इज इक्वल टू एम वी, सही है। और अगर तुम इन दो फार्मूला को रिलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी पी स्क्वायर ओवर टू एम, सही है। तुम इन दोनों फार्मूले को, दोनों दोनों फार्मूले से वी को सब्जेक्ट बनाओ, एक दूसरे के अंदर इक्वेट करो, तो तुम्हारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर ओवर टू एम आ जाएगी, सही है। एंड काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है वो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ओके। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। और वर्क डन आपको पता है वोल्टेज टाइम्स क्यू होता है, वी टाइम्स क्यू होता है, ओके। सही हो गया। सो ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए, सही है। सो काइनेटिक एनर्जी को आप रिप्लेस कर सकते हो, वोल्टेज टाइम्स क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर टू एम, सही हो गया। तो अब आप जो है इसको सॉल्व कर लो। तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 850, सही हो गया। एंड चार्ज, अब चार्ज इसने कहा कौन सा पार्टिकल दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेल नोन चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, सही है। और इसका इलेक्ट्रॉन का मास ले लो, टू इंटू मास जो है 9.11 एक्सपोनेंट नेगेटिव 31, ओके, एक्सपोनेंट नेगेटिव 31। सो ये सबको मल्टीप्लाई करो आपस में, जो भी आंसर आ रहा है उसको अंडर रूट कर दो, सही है, तुम्हारे पास आ जाएगा। निकाल दो प्लीज जल्दी से, क्विकली क्विकली। अगला ब्रो लेक्चर देख के आ रहा है भाई। जी सर, देख कर आ रहा हूँ। अरे यार क्या बात है आपकी, अभी अभी देख रहे थे है ना। नहीं सर, मैं तो बाहर से होकर आ रहा हूँ। अच्छा ऐसा, चलो। कितना आ रहा है कैलकुलेशन से, कितना आ रहा है भाई। सर कैलकुलेटर मेरे पास अभी नहीं है। अरे लो तो बताओ ना भाई, तो हमने ही कैलकुलेट करना था। सो 850, 850 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 इंटू टू इंटू 9.11 एक्सपोनेंट नेगेटिव 31। Okay, so I am getting 1.57 exponent negative 23 and this is what required. Okay, 1.57 हम इसको राउंड ऑफ करके 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 23 कर लेते हैं। आगे चलिए, आगे पढ़ लो प्लीज। Calculate the de Broglie wavelength of this electron. अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। सो डी ब्रॉयज वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच ओवर पी, सही है। अब मोमेंटम आपको पता चल गया है,
एच की वैल्यू आपको पता होती है 6.63, एक्सपोनेंट -34, सही है, डिवाइडेड बाय मोमेंटम आपके पास आपने अभी निकाला 1.6 एक्सपोनेंट -23, सही, कैलकुलेट कर लो कितना बनता है वेवलेंथ। हाँ जी। अबे लो, फिर से कैलकुलेटर नहीं है। लो, कोई है दूसरा कैलकुलेटर, बोला कैलकुलेटर लेके बैठा भाई। -34 एक्सपोनेंट -23, so I am getting the wavelength as 4.14 एक्सपोनेंट -11। अबे तुम्हारे पास मोबाइल में भी कैलकुलेटर नहीं है काजिम? सर है मोबाइल में, मगर उसमें पे ये हो -34 वगैरह कैसे रहे? हाय, अबे मोबाइल तुम एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हो या तुम आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं सर, आईफोन है। अरे यार, बस ये गरीबों के ना यही मसले होता है कि ये इनके आईफोन में बेहतरीन वाला कैलकुलेटर नहीं चलता है। अच्छा जी, आईफोन है। आईफोन में, आईफोन, यार एक एक जो है ना बिल्कुल इस एग्जैक्टली सेम टाइप का कैलकुलेटर आता है जैसा आपका फिजिकल कैलकुलेटर होता है, लेकिन आईफोन का मेरे को पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन आता है आईफोन में भी। खैर खैर, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू मे ड्रॉ द डायग्राम इफ यू विश। सो डायग्राम तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास स्क्रीन आ जाएगी, तुमने उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब ऐसा होता है कि तीन चार सर्किल हैं, उन सब सर्किल का सेंटर जो है वो सेम है, कॉमन सेंटर है, ओके। तो ये तुम्हारे पास है, सही है। तुमने इसमें लंबी भी करनी है, तुमने इसमें क्या भी करनी है, तुमने इसमें लंबी भी करनी है, सही है। और तुम लंबी करने के लिए तुम क्या क्या दोगे, तुम पूरी कहानी बता दो कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे और हमारे पास जो है ना ऐसा ऐसा होगा। तो हम ये लिख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from टंगस्टन। ये पूरी एक्सप्लेनेशन हमने वहां पे भी लिखी थी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते, वीडियो में मिलेगी तुम्हें। टंगस्टन, ओके, एंड एक्सेलरेटेड टूवर्ड टूवर्ड्स द टारगेट टारगेट, सही है, बाय एनोड पोटेंशियल और विद द हेल्प ऑफ एनोड पोटेंशियल, ओके। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है कि द टारगेट विच इज अ टारगेट टारगेट बेसिकली वो होता है, कोई भी मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, सही है। हम यूजुअली ग्रेफाइट लेते हैं, थिन कार्बन फिल्म लेते हैं, थिन कार्बन फिल्म, सही है। सो द टारगेट डिफ्रैक्ट डिफ्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके, which then um, converge on the screen, सही है, जब वो स्क्रीन पे कन्वर्ज होंगे, कन्वर्ज ऑन द स्क्रीन, और द फ्लोरेसेंट स्क्रीन कह दो या स्क्रीन कह दो, क्योंकि बेसिकली फ्लोरेसेंट स्क्रीन की क्वालिटी होती है कि उस पर जो भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं ना तो वो ग्लो करती है, सही। ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ओके, इनफॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ओके। ये तुम्हारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, चलो आगे आ जाओ। अगला जरा रीड कर लियो तो भाई। अबे माइक खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ऐसे ही रीड करेगा?
अब्दुल्ला भाई है ही नहीं हमारे साथ। चलो कोई और आ जाओ फिर, कासिम तुम भी रीड कर लो यार। जी सर, state what is meant by the de Broglie wavelength. अच्छा जी। क्या था डिब्रॉयस वेवलेंथ, याद है, भूल गए? याद है sir. क्या था? हम कह रहे थे कि हमारे पास जो है वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल दैट इज मूविंग। ओके। अच्छा जी। चलो ये बात हो गई, आगे आ जाओ। Yes. An electron is accelerated from rest in a vacuum through a potential difference of 4.7 keV. Calculate the de Broglie wavelength of the accelerated electron. हम्म। अच्छा जनाब, अब देखो हम फार्मूला क्या है वही यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज आ गया, वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम, और उनसे वेवलेंथ रिलेट होगी, सही है। सो हमें पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है P²/2m, सही। ये हमें पता है। दूसरा फार्मूला हमें ये पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स क्यू। ओके, दूसरा फार्मूला हमें पता है। तीसरा फार्मूला हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू H/P। देखो 5 नंबर दे रहा है तो तुम्हें जो है ना सब कुछ आना चाहिए। ओके। सो पहले दो फार्मूला को इक्वेट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा वोल्टेज टाइम्स क्यू, 2m को अगर वहाँ भेजें, सो 2m इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर। ओके, सही हो गया, ये सारा काम ऊपर हमने किया है। ओके, सो टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट -31। ओके, एंड वोल्टेज इज गिवन एज 4.7 किलोवाट एक्सपोनेंट 3, एंड चार्ज हमारे पास आ रहा है 1.6 एक्सपोनेंट -19। ओके, एंड इसको हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम के बराबर, सही है। अच्छा जनाब, चूंकि तुम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। 2 × 9.8, सॉरी 9.11 एक्सपोनेंट -31 इंटू 4.7 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19, और आई एम गेटिंग द मोमेंटम एज 3.70 एक्सपोनेंट -23। फाइन, ये मोमेंटम आ गया। अब हमें तीसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं H/P, सही है। सो लैम्डा में निकालना है, एच हमारे पास है 4, नहीं क्या है एच, हाँ 6.67 एक्सपोनेंट -11, एंड नहीं 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 -34 डिवाइडेड बाय 0.70 एक्सपोनेंट -23। फाइन, सो 6.67 एक्सपोनेंट -34 डिवाइडेड बाय आंसर, आई एम गेटिंग 1.8 एक्सपोनेंट -11, सही है। चलो आगे आ जाओ भाई, अगला रीड कर लो प्लीज। Yes. By reference to your answer in part 1, suggest why such electrons may assist with an understanding of crystal structure. हम्म। अच्छा जनाब, सो बेसिकली अगर तो हमारे पास अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन पॉसिबल, डिफ्रैक्शन के लिए सिंपल सा केस ये है कि आपकी जो वेवलेंथ होने वाली है ना, आपकी जो भी वेवलेंथ है, चाहे लाइट हो चाहे पार्टिकल हो जो भी हो, उसकी जो वेवलेंथ है वो सेपरेशन के बराबर होनी चाहिए, स्लिट के सेपरेशन के बराबर होनी चाहिए। ओके, अगर तो वेवलेंथ बहुत छोटी है और गैप बहुत बड़ा है, मतलब तुम मतलब समझ लो तुम दरवाजे से एंटर हो रहे हो, अब और भागते हुए दरवाजे से एंटर हो रहे हो, सही है। तो अब दरवाज़ा अगर बड़ा है तो तुम भागते हुए जाओगे, आराम से नॉर्मली एंटर हो जाओगे, राइट। लेकिन अगर दरवाज़ा छोटे साइज का है, मतलब बिल्कुल छोटा है कि तुम मतलब तुम्हारे साइज का भी आधे का आधा है, तो तुम टकरा के वापसी आ जाओगे, राइट, ऐसा होगा। लेकिन अगर दरवाज़ा तंग है, लाइक दरवाज़ा बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारे साइज का है, मतलब जितना तुम्हारा एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक का डिस्टेंस है ना, दरवाज़ा उतना है, राइट। और तुम बिल्कुल स्ट्रेट भाग रहे हो, तुम आड़े टेढ़े होके नहीं भाग रहे हो, तुम बिल्कुल स्ट्रेट भाग रहे हो। और जैसे ही तुम दरवाजे से पास होगे, so maybe due to the collision with your shoulder and the door, तुम जो है ना किसी एक तरफ को बेंड होके चले जाओगे, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्रैक्शन इज। ओके, ऑल्दो स्मॉलर लेवल पे होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है, सही है। सो अब यहाँ पे जब हमारे पास कोई मेटालिक स्ट्रक्चर है, सो जो कोई भी स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उसके स्ट्रक्चर की जो सेपरेशन है ना, स्ट्रक्चर के जो दो एटम है उनकी सेपरेशन, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है अगर तो ये बराबर होगी तो हमें जो है ना इसका रिजल्ट विजिबल होगा, और हमें इसका रिजल्ट जो है ना यूज़फुल होगा हमारे लिए। और अगर बहुत दूर दूर है तो फिर यूज़फुल नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि भाई सिंस सिंस द
calculated wavelength is equal to the separation of the atom in structure structure okay, atom the structure. So the diffraction is possible ओके। और तुम क्या कह सकते हो? So diffraction was so the this structure or the substance or the atom like or the substance can be used in सही है possible सही है, तो इस वजह से you can use that structure for the electron diffraction ओके। तो ये आपके पास इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, सही हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, हम सेम सेम क्वेश्चन है, मैं उसको दोबारा से नहीं कराने लगा हूँ, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉन थिन कार्बन फिल्म ये आपके पास वही स्ट्रक्चर है राइट, जिसकी अभी हम बात करके आ रहे हैं, सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन है जब वो थिन कार्बन फिल्म से एंटर होगा, सो इलेक्ट्रॉन और जो थिन कार्बन फिल्म का जो एटम है जब वो आपस में टकराएंगे तो उसकी वजह से जो है ना डिफ्रैक्शन होगी राइट। और अब लेट से आपके पास जो है ना कार्बन के अंदर ये दो एटम है कार्बन के, सही है, कार्बन के ये दो एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें से पास होगा ना, तो अगर तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है और ये जो कार्बन के जो एटम है अगर इनकी सेपरेशन इक्वल है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन और सेपरेशन बिटवीन द टू एटम इन द कार्बन, अगर वो दोनों आइडेंटिकल है, सही है, तो उससे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होगा ओके। और डिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो स्क्रीन पे और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, और वो उसके रीजन मैंने आपको समझा दिया ओके। चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं द इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट। तुम ये कर लो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पी जो होता है मोमेंटम, मोमेंटम तुम्हें पता है एम वी होता है ओके। सो उसने कहा द इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, स्पीड आपने इंक्रीज कर दिया ओके। एंड तुमसे पूछ रहा है कि रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस इज बेसिकली द वेवलेंथ ओके। सो वेवलेंथ तुम्हारे पास डिक्रीज हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके, फाइन। तो मतलब रेडियस इज नॉट डायरेक्टली द वेवलेंथ बट इट इज समहाउ रिलेटेड टू द वेवलेंथ ओके। यानी अगर आप ये देखो कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ओके, सॉरी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सही है। नाउ अब ये जो अब लेट से ये सेंटर है, तो सेंटर से इसका ये रेडियस आ रहा है राइट, और जो और सेंटर से इसका ये रेडियस आ रहा है ओके, एंड दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द वेवलेंथ ओके। सो इट इज समहाउ रिलेटेड विद द वेवलेंथ ओके। सो अगर स्पीड वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है ओके। तो ये तुमने इसको लिख के अब इसको सॉल्व करना है। डिब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन और डिब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा केस है। तुमने लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के लिए पी का केस इस्तेमाल करना है, सही है। और अब इन्होंने इन्होंने तुमसे कहा हुआ है कि डिब्रॉयज वेवलेंथ लैम्डा तुमने निकालना है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ईच एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने लगा है, तो तुम्हारे पास तुम्हें पता है कि भाई मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mv क्यू, राइट, तुम्हें ये बात पता है ओके। तो तुम मोमेंटम को रिप्लेस कर सकते हो, इसको रूट अगर करना चाहो रूट कर दो, सही है। सो मोमेंटम को इससे रिप्लेस कर दो, सही है। सो 2 mv क्यू ओके। एंड तुम यहाँ पे इक्वेट कर दो चीज़ों को, सही है। अब अगर आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए ऊपर रख दो, सही। सो एच विच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, दोनों के अंदर कांस्टेंट है 2 mv एंड क्यू ओके। मोमेंटम आ गया, नीचे के लिए नीचे आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए कर लो, सही है। 2 mv क्यू, ये आ गया, सही हो गया। एंड ये बराबर हो जाएगा लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, रेशो आ जाएगा तुम्हारे पास, सही हो गया। मोमेंटम मैंने जो रिप्लेस किया वो तुम लोग को समझ में आया, कासिम समझ में आया? मोमेंटम को मैंने रिप्लेस किया उससे, इस इक्वेशन से ऊपर भी करते आए हम, जी सर। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं छोटा सा प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोटॉन के लिए, यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। अच्छा, तुम H से H कैंसिल कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। उसने तुम्हें कहा है थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस तुम V से V भी कैंसिल कर सकते हो, और 2 ऑब्वियस सी बात है वो भी कैंसिल हो सकता है ओके। सो तुम्हारे पास बच जाएगा 1/2
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन बच जाएगा। ओके। अब तो मास ऑफ द प्रोटॉन तुम्हारे पास होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27। चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तुम्हारे पास होता है इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19। ओके। अब चार्ज ऑफ द प्रोटॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, सिर्फ साइंस का फर्क होता है। सो आई कैन ऑल्सो कैंसिल द चार्जेस। ओके। सो सिर्फ मासेस डिफरेंट है, सही है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.9.11 एक्सपोनेंट -20 31। सही हो गया। तुम इसको कैलकुलेटर में बिल्कुल इसी हिसाब से रखोगे, पहले फ्रैक्शन का बटन दबाओगे, फिर ब्रैकेट्स ओपन, फिर दोबारा से फ्रैक्शन का बटन दबाओगे। अब तुमने रखा 1 / √1.66 एक्सपोनेंट -27। और फिर तुमने बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंड देन आप बड़े वाले डिनोमिनेटर के नीचे आओगे, देन ब्रैकेट्स ओपन, फ्रैक्शन, एंड देन 1/9.11 एक्सपोनेंट -31। बच्चों को ना ये वाली पूरी चीज़ डायरेक्टली कैलकुलेटर में नहीं रखनी आती है, सही है। तो इसको तुम्हें रखना सीखना होगा। आई एम गेटिंग, अरे यार रूट ही भूल गया मैं, लो। वेट 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 वेट, √9.11 एक्सपोनेंट -31। मेरे पास आ रहा है 0.023। आई विश के करेक्ट होगा। यस, 0.023, सही है। ये मेरे पास आ गया इसका रेशो, सही है। चलो परफेक्ट। ओके, समझ में आ गया मुझे, समझ में आ गया। हाँ ना, बताओ प्लीज, समझ में आ गया। जी। ओके। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय द फोटोन? तुम्हें पता है फोटोन तुम्हारे पास होता है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद नो मास एंड नो चार्ज। ओके, ये डेफिनेशन है। आगे आ जाओ। जरा 1 मिनट रुको, पहले अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला रीड कर सकता है? अब्दुल्ला तू भी तो रीड कर यार। नहीं है? अब्दुल्ला भाई बाहर घूम रहे हैं मस्त। सर हूँ। कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज़ सही क्यों नहीं आ रही है? सर अब ठीक आ रही है? अबे हो कहाँ पे, घर पे तो नहीं हो तुम? पाकिस्तान हो सर अभी घर। तक? जी सर, पाकिस्तानी हूँ अभी तक। अरे यार, अबे मेरे ही घर आ जाते, साथ बैठ के पढ़ लेते यार, तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। अच्छा चलो रीड कर लो भाई, रीड कर लो यार। A beam of light is incident normally on a metal surface as illustrated. The beam of light has cross-section area 1.3 into 10 power minus 5 and power of 2.7 into 10 power minus 3. The light has a wavelength of 570 nanometers. The light energy is absorbed by the metal and no light is reflected. हम्म। Show that the photon of this light has an energy of 3.5 into 10 power minus 19. एनर्जी, भाई वो पीछे जो है ना पावर से रिलेट कर रहा है, तुम्हें पावर एनर्जी का रिलेशन पता है? Then P is equal to E upon C. P = E/C। सी कहाँ से आ रहा है? टी होगा ना, टाइम होगा। अच्छा जनाब, चलो। अम्म क्या कुछ ला सकते हैं हम? इंटेंसिटी, एरिया, पावर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है हमारे पास, वेवलेंथ भी है। नहीं यार, ऐसे तो कोई रिलेशन बन रहा है क्या? एनर्जी, नहीं यार, एनर्जी ऑफ अ फोटोन हमें चाहिए ना। शो दैट द फोटोन ऑफ दिस लाइट हैज एनर्जी, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट E = H c/λ कर सकते हैं ना, क्योंकि लैम्डा दे रखा है उसने। सो एच हमारे पास है। अब देखो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर जब शो दैट वाला आता है ना, तो तुम्हें पूरा फॉर्मूला लेके करना होता है। देखो शो दैट वाले क्वेश्चन ना बड़े खतरनाक होते हैं, वो बच्चे समझ रहे होते हैं बहुत आसान है, उसमें आराम से मार्क मिल जाएंगे। शो दैट वाला 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, वो एक्चुअली 2 या 3 मार्क का होता है। ओके। सो उसमें तुम्हें बहुत ध्यान रखना होता है। सो 6.63 एक्सपोनेंट -34, एंड सी आर के पास आ रहा है 3 एक्सपोनेंट 8, एंड डिवाइड बाई लैम्डा तुम्हारे पास है 570। अगला कैलकुलेटर लेके बैठा है अब्दुल्ला? -9। नहीं सर। अरे यार, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। 6.63 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई 570 एक्सपोनेंट -9।
सो मेरे पास आ रहा है 3.489, 3.489, सो 3.5 कर लेते हैं, रुक जा, 3.5 एक्सपोनेंट -19। ओके, ये हमारे पास आ गई एनर्जी, सही है। सो ये एनर्जी जो है ना, फोटोन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये एनर्जी एक फोटोन जो है वो उस पर डाल रहा है, एक फोटोन, सही है, एक फोटोन की एनर्जी है, सही है। क्योंकि उनका दैट अ फोटोन, ओके, सो एक फोटोन की, अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने भी नंबर ऑफ फोटोन आएंगे उसकी कितनी एनर्जी होगी वो आपको जहन में होनी चाहिए कि किस तरह से होगी। खैर, आगे रीड करो। Calculate for a time of 1 second the number of photons incident on the surface. हम्म, अच्छा जनाब। उसने कहा कि फॉर द टाइम ऑफ 1 सेकेंड, तो अगर आपके पास फॉर्मूला देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम होता है, राइट। सो पावर उसने दे रखी है हमें 2.7 एक्सपोनेंट -3, सही है। 2.7 एक्सपोनेंट -3 की पावर है, सही है। और टाइम है, अगर हम 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें, सो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, इतनी ही आ जाएगी, 2.7 एक्सपोनेंट -3, राइट। एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली द टोटल एनर्जी जो तमाम के तमाम फोटोन मिलकर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया या इस क्रॉस सेक्शन या इस पूरे सिलेंड्रिकल के अंदर जो है वो इंसिडेंट है या अप्लाई कर रहे हैं, ओके। सो ये टोटल के लिए, राइट, एंड दिस इज फॉर वन फोटोन, सही है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फॉर वन फोटोन इतनी एनर्जी आ रही है, 3.5 एक्सपोनेंट -19। सो हाउ मेनी फोटोन विल बी देयर इफ यू हैव द एनर्जी ऑफ 2.7 एक्सपोनेंट -3। सो हाउ मेनी फोटॉन्स, सही है। सो हम कर लेते हैं, 2.7 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल्स टू 7.73 या 7.74 या just 7.7 एक्सपोनेंट 15। ओके, सही हो गया। सो ये आपके पास आ गए फोटॉन, सही है ना। आगे आ जाओ, चलो The रीड। change in momentum of the photon. चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी। उसने कहा द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, बता सकते हैं। Zero. ओके, वेरी गुड, सही है। तो इसका मतलब है जो भी इनिशियल एनर्जी है उसकी वजह से जो मोमेंटम आएगा वही एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम भी होने वाला है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो है, राइट। सो इनिशियल मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, सही है। अच्छा जी, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स, सारे फोटॉन की निकाल लिए। सो वी हैव दिस मच नंबर ऑफ फोटॉन्स, ओके। और उनकी वेवलेंथ, नहीं, अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम। हम्म, फोटॉन्स का मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो वेट 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 वेट, वी हैव दैट मैनी फोटॉन्स, और हमारे पास चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन यही है, एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी, ओके। ये आपके पास जो है ये फोटॉन के मोमेंटम से रिलेट करेगी। ये बेसिकली मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल से रिलेट करेगी। और हम ये कह रहे हैं कि चूंकि सारे के सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के अंदर ये सरफेस में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, राइट। तो जो भी मोमेंटम ऑफ फोटॉन होगा, जो भी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो बेसिकली मोमेंटम ऑफ फोटॉन से आएगा, सही है। तो हम इस वजह से उसको इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सही हो गया। अच्छा जी, चलो। तो अब यहाँ पे अगर हम p को सब्जेक्ट बनाएं और अगर हम 6.63 एक्सपोनेंट -34 ले लें, सही है, एंड डिवाइड बाय वेवलेंथ विच इज़ 570 एक्सपोनेंट -9, जो कि एक फोटोन की वेवलेंथ थी, और वी हैव 7.73 और 7 एक्सपोनेंट 15 फोटॉन्स। तो और ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आएगा, सही। फाइनल मोमेंटम जीरो है क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ओके। तो हम कर लेते हैं 6.63 exponent -34 divided by 570 exponent -9 into answer. So I'm getting 9.0 exponent -12. Okay. So ये मेरे पास आ रहा है, फाइन। चलो आगे आ जाओ।
Use your answer in B2 to calculate the pressure that the light exerts on the metal sphere. प्रेशर का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया, राइट? या हाँ, प्रेशर में यही फॉर्मूला हम ले सकते हैं। अच्छा जनाब, फोर्स कहाँ से लाओगे? अगर तो तुम्हारे पास चेंज इन मोमेंटम है और वो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड के अंदर हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर, तो वो जो एक्चुअली जो चेंज इन मोमेंटम है वही फोर्स बन जाएगी, राइट? तो तुम इसको फोर्स भी ले सकते हो। सो दिस चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली द फोर्स, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर हुआ है। तुम्हें पता है कि फोर्स तुम्हारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम आ गया, टाइम 1 सेकंड है, तो फोर्स बन जाएगी है, सही है। एरिया तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1.3 एक्सपोनेंट -5, सही है। सो 1.3 एक्सपोनेंट -5, ओके, इसको निकाल लेते हैं। सो आंसर डिवाइडेड बाय 1.3 एक्सपोनेंट -5। सो मेरे पास आ रहा है 6.92 एक्सपोनेंट -7। ओके, सही हो गया। सो मेरे पास ये जो है इसका प्रेशर आ रहा है, सही हो गया। चले भाई, अब इसकी डेरिवेशन अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में देखी थी हमने। डिब्रॉयज वेवलेंथ, कैलकुलेट द डिब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तुमसे हो जाएगा आराम से, सही है। और तुम्हें ये बताना है कि भाई डिफ्रैक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। जो तुमने वेवलेंथ यहाँ निकाली होगी और जो तुमने इसकी जो तुमने इसकी सेपरेशन है, इनको कंपेयर करना है। अगर दोनों वेवलेंथ और सेपरेशन, देखो इसने सेपरेशन ऑफ द कॉपर एटम दिया हुआ है, सही है। सो सेपरेशन ऑफ द कॉपर एटम और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, अगर वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। और अगर अनइक्वल है तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, सही हो गया। अच्छा जनाब, फ्रीक्वेंसी अब तुमसे फोटोन से रिलेट कर रहा है, सही है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तुम निकाल सकते हो इसकी, सही है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी से तुम्हें रिलेट करना है। और एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मैंने इसके ग्राफ बनवाए थे, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ लैम्डा का ग्राफ तुम्हारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। लैम्डा और मोमेंटम का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, सही है। ये तुम पिछले वाले पार्ट में कर चुके हो, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, सही है। और बस करते हैं यार, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे रिपीटेड आ रहे हैं, सही है, बस हो गया। सही है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके जो है ना बस ये कुछ 2-4 क्वेश्चन है, सही है। मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम 16 क्वेश्चन है, सही है। 16 में से हमने 4 कर लिए हैं, सही। 2010 से पहले के छोड़ देना, 2-3 क्वेश्चन 2010 से पहले के हैं, सही है। सो तुम्हारे पास सिर्फ जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना, सही है। कल की क्लास में हमने कुछ और चीज़ देखनी है, सही है। तो कल से पहले पहले ये क्वेश्चन मुझे करके दोगे। और मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, अब बाकी के तुमने करने हैं, सही हो गया। हो जाएंगे, कल तक हो जाएंगे। यस, कौन कौन है? कासिम, कल तक हो जाएंगे क्वेश्चन, क्या बोलते हो? सर मैंने वो दूसरे चैप्टर की भी करनी है। अच्छा ऐसा, इब्राहिम बोल रहे हैं कि हो जाएंगे, चलो ओके। और अब्दुल्ला, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है अब्दुल्ला? तुम इंजॉय करने लगे हो अभी तक? फिर कोशिश करूंगा। कोशिश का मतलब टॉप ही कराओगे? अच्छा, चलो भाई, 2-3 ही कर लियो यार, एटलीस्ट 2-3 तो कर लेगा ना भाई। फिर वो तो हो जाएंगे। भाई कर लियो प्लीज, कासिम तुम भी कर लेना, 2-4 कर लेना तुम भी, ताकि याद रह जाए। 2-4 2-4 कर लो ताकि याद रह जाए, समझ रहे हो ना? जी। चलो बस, अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही है, चले। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।